तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट 2 को। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, सोर्सेज और क्वालिटी एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर बॉर्न डिसीजेज, वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेज क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रॉब्लम्स क्या हैं ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। फिर हम देखेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं, मटेरियल साइकिल क्या होती है, कार्बन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की। फिर हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज को, जो कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल टाइप के होते हैं। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर, उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेस्ट के डिप्लीशन से। ठीक, ये सब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगले 1 से 1.5 घंटे जो इस वीडियो में लगेंगे, ठीक, वो आप प्लीज ध्यान से दीजिएगा, कहीं बिना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके इस यूनिट से सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप इस यूनिट से पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है? शुरुआत करने से पहले बोलना चाहूंगा कि प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरी है एंड जरूरत भी बहुत ज्यादा है हमको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो भी चीज हम यूज करते हैं जो नेचर से आ रही है उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। यानी कि जो भी चीज हम यूज करते हैं जैसे कि पानी, हवा, फूड, फ्यूल, मेटल्स, जो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कि हमको नेचर ने प्रोवाइड करे हैं। ये सारे मटेरियल्स हमको हेल्प करते हैं हमारे सर्वाइवल में और हमारे डेवलपमेंट में। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ये गिफ्ट्स हैं नेचर के जो हमको मिलते हैं, ठीक है, नेचर की तरफ से। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये गिफ्ट होते हैं नेचर के जो हमको मिलते हैं और इनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं डेली। यानी कि फूड हमको नेचर से मिलता है, इस पर हम डेली डिपेंडेंट करते हैं। शेल्टर, जहाँ हम रहते हैं, घर वगैरह भी हमको नेचर से ही मिले हैं। एनर्जी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, तो ये सब जो है एसेंशियल है और हमारी लाइफ के लिए, लेकिन इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। तो इसीलिए हमको इनको यूज वाइजली करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या है? पानी, हवा, सनलाइट, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, वाइल्ड लाइफ। ये एग्जांपल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। अब ये इतना मैटर क्यों करते हैं? ये इसलिए इतना मैटर करते हैं हमारे लिए क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर पानी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या? खाना नहीं होगा तो खाएंगे क्या? और कोई फ्यूल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सही से कैसे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्लासिफाई कर रखा है 3 टाइप्स में, यानी कि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको रीजनरेट किया जा सकता है टाइम के हिसाब से, और नेचुरली ये रीजनरेट हो सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकते हैं, जिनको दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको रीजनरेट किया जा सकता है नेचुरली ओवर टाइम। इसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। क्योंकि सोलर एनर्जी खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड सनलाइट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। विंड एनर्जी भी अनलिमिटेड है हमारे पास, क्योंकि जो कि विंड टर्बाइंस को घुमाने के काम आती है ताकि पावर जनरेट हो जाए। ठीक, तीसरा हमारे पास अच्छा खासा पानी है पृथ्वी पर, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। चौथी चीज फॉरेस्ट हैं हमारे पास। फिफ्थ वाइल्ड लाइफ और फिशरीज हैं। अब इनके कंसर्न क्या है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जीज का या रिसोर्सेज का ओवर यूज करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, ओवर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज फास्टर देन नेचर रिप्लेनिशेस देम। अगर हम जिस स्पीड से नेचर इनको बना रहा है उससे ज्यादा स्पीड से अगर हम इनका ओवर यूज करेंगे, उससे शॉर्टेजेस आ सकती हैं। जैसे आज की डेट में ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया।
दूसरा टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिनकी लिमिटेड सप्लाई है और इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो रिजनरेट क्विकली नहीं होते, इनको रिजनरेट करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमको पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं और इनको बनने में पृथ्वी के अंदर काफी सालों लग जाते हैं। इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इनकी सप्लाई लिमिटेड है और इनको रिजनरेट क्विकली नहीं किया जा सकता। तो फॉसिल फ्यूल मेन एनर्जी सोर्सेज होते हैं, लेकिन ये ज्यादा पॉल्यूटिंग होते हैं। दूसरा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स का मेटल्स और मिनरल्स, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिनको अर्थ से खोद के यानी कि माइन करके निकाला जाता है, और इनको अगर एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिया गया तो इनको नेचुरली दोबारा से बना पाना अर्थ के लिए बहुत लंबा टाइम लेती है। ठीक है, तीसरा है ग्राउंड वाटर, जिसको रिफिल करने के लिए सालों लग जाते हैं अगर इसको ओवर यूज किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हमने मैनेज नहीं किया केयरफुली तो फ्यूचर जनरेशंस के पास ये रिसोर्सेज नहीं होंगे। दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमको लिविंग थिंग्स के थ्रू मिलते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनको हमने प्लांट से ड्राइव किया है, एनिमल से ड्राइव किया है, या बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किया है, उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट, क्रॉप्स, एनिमल्स और फिशरीज। फिशरीज यानी कि फिशरीज से हमने फिश निकाले हैं खाने के लिए, फॉरेस्ट से हमने लकड़ी वगैरह निकाली है, क्रॉप से हमने अपना फूड निकाला है, एनिमल्स के थ्रू हम फूड निकालते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के थ्रू आ रहे होते हैं। अब अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर एंड मिनरल्स। इसका एग्जांपल है सनलाइट, वाटर, सॉइल, मेटल्स एंड रॉक्स। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी जो कैटेगरी है जिसको हमने क्लासिफाई कर रखा है वो है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी। तो ये भी दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक होते हैं यूबिक्विटोस रिसोर्सेज, दूसरी है लोकलाइज रिसोर्सेज। यूबिक्विटोस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, यानी कि इनको पूरी दुनिया में कहीं पे भी मिल सकते हैं, और ये इसेंशियल है लाइफ के। जैसे हवा पूरी दुनिया में है, सनलाइट पूरी दुनिया में है, पानी पूरी दुनिया में है। तो ये यूबिक्विटस रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा टाइप का रिसोर्सेज होता है लोकलाइज रिसोर्सेज, जो कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही मिलते हैं। ठीक है, लोकलाइज रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिनका पृथ्वी के ऊपर वो बहुत कम है, कहीं कहीं पे है, और इन्हीं की वजह से ग्लोबल ट्रेड हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम मिडिल ईस्ट में ज्यादा है, कोल भारत में ज्यादा है, गोल्ड अफ्रीका में ज्यादा है। ठीक, तो ये लोकलाइज रिसोर्सेज होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्यों डिप्लीट होते जा रहे हैं, क्यों खत्म होते जा रहे हैं? तो हम अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनको अर्थ के रीजनरेशन प्रोसेस से ज्यादा तेजी से हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेजेस हो रही हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनका यूज ज्यादा कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं हम उसका। ठीक है, तो इसकी वजह क्या क्या है? पहला तो है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा डिमांड होगी खाने की, ज्यादा पानी की, ज्यादा एनर्जी की, इस वजह से नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है। दूसरा वजह क्या है? ओवर कंजप्शन हो रहा है चीजों का, रिसोर्सेज का, और वेस्ट ज्यादा हो रहा है वो। ठीक, तीसरा है डिफोरेस्टेशन, यानी कि हम लोग पेड़ को बहुत ज्यादा काट रहे हैं अपनी हाउसिंग के लिए, अपनी फार्मिंग के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, इससे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। चौथा जो इसका कॉज है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। ज्यादा फैक्ट्रीज खुल रही हैं, ज्यादा लैंड को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं। ठीक, फिफ्थ है कि हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं फ्यूजल फ्यूल्स का। हम कोयला जला रहे हैं, हम पेट्रोल जला रहे हैं, हम गैस को जला रहे हैं, जिससे कि पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ रही है, वैसे ही हमको ज्यादा कोयले की जरूरत हो रही है, ज्यादा पेट्रोल की, ज्यादा गैस की, इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हम लोग ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं, ज्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जिससे कि मिनरल्स खत्म होते जा रहे हैं, लैंड डैमेज हो रही है, और पानी पॉल्यूट हो रहा है। ठीक, अगला कॉज है क्लाइमेट चेंज। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है पूरी दुनिया में,
जिसकी वजह से ड्रॉट्स आ रहे हैं और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन, चाहे वो एयर का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे सॉइल का हो। अगर ये पॉल्यूशन होगा तो पूरा नेचर हार्म होता है और वाइल्ड लाइफ भी हार्म होती है। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि इनको हम ज़्यादा तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब कैसे हम रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं? तो सेव करने के लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी बनानी होगी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। हमको वेस्ट रिड्यूस करना होगा, यानी कि हमको रिसाइकल, रीयूज और सेव वाटर के ऊपर काम करना होगा। तीसरा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने होंगे, जिससे कि एक सस्टेनेबल फार्मिंग सपोर्ट कर पाए। हमको इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के ऊपर स्विच करना होगा। हमको ऐसे हैबिट्स बनाने होंगे जिसमें कि पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो। अगर हमने आज एक्ट नहीं किया तो फ्यूचर हमारा सफ़र करेगा। इसीलिए हमको ज़रूरत है आज की डेट में अपने रिसोर्सेज को सेव करने की। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम कैसे सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज जो भी हमारे पास है उनको वाइजली यूज़ करें, ताकि फ्यूचर जनरेशंस को उनकी कमी ना खले। ठीक है? हम कैसे ये डिफरेंस ला सकते हैं? तो उसके एग्जांपल्स हैं कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा। हमको स्विच करना होगा सोलर एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर, हाइड्रो एनर्जी के ऊपर, इंस्टेड ऑफ कोल एंड पेट्रोल। हमको पानी बचाना होगा, यानी कि हमको लीक्स जो होते हैं वो फिक्स करने होंगे। रेन वाटर को हार्वेस्ट करना होगा। वेस्टेज जो है, ओवर यूज जो है पानी का, वो अवॉइड करना होगा, जिससे कि हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। तीसरा, हमको फोकस करना होगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के ऊपर, यानी कि हमको प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, रीयूज करनी है चीज़ें जो कि हम रीयूज कर सकते हैं, और रिसाइकिल करना है वेस्ट को। चौथी चीज़, हमको हमारी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करके, डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करके, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ की जो कटाई होती है अनलिमिटेड, उसको रोक के, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके। पांचवी चीज़ है, हमको सस्टेनेबल फूड चॉइसेस इस्तेमाल करनी होगी, यानी कि हमको लोकल ईट करना होगा, हमको फूड वेस्टेज अवॉइड करना होगा, और हम लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमको इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के ऊपर स्विच करना होगा, यानी कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा, साइकिलिंग करनी होगी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना होगा, जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। अगली चीज़ क्या है कि हमको ग्रीन सिटीज़ बनानी होंगी, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनानी होंगी, जिससे कि हमारे पास, यानी कि हमको बनाने होंगे एनर्जी एफिशिएंट घर, और सेपरेट वेस्ट प्रॉपर्ली करना होगा हमको। और ये सब कैसे हो सकता है? अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे और इस अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, यानी कि अगर हम लोगों को सिखाएंगे कि कैसे हम इको फ्रेंडली लिविंग कर सकते हैं, कैसे हम ग्रीन बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, और ये सब अवेयरनेस अगर हम लोगों के अंदर फैलाएंगे तो हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, हर एक स्मॉल स्टेप काउंट होता है। ठीक है? बूंद बूंद से सागर बनता है, आपने सुना होगा। ऐसे ही अगर हम धीरे धीरे सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत माइन्यूट पॉल्यूशन रह जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो पानी जो है एसेंशियल है लाइफ के लिए, पर सवाल ये है कि कितना क्लीन और शुद्ध पानी हमारे पास आज की डेट में है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बारे में। हालांकि 71% यानी कि 70% जो है अर्थ का, यानी कि पृथ्वी का जो हिस्सा है, उसके अंदर पानी है, लेकिन सिर्फ 3% पानी ही फ्रेश है। और उससे भी कम यूजेबल पानी है। ठीक है? 71% में, यानी कि हम अगर ब्रेक डाउन करें तो 97% साल्ट वाटर है, जो कि ओशियंस और सीज के अंदर है। 2% जो वाटर है वो है फ्रोजन वाटर, जो कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के अंदर है। और लेस देन 1% पानी जो है वो यूजेबल फ्रेश वाटर है, जो कि रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर के अंदर है। ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में? पानी हालांकि कम है, लेकिन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है उसी हिसाब से पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, और इन दोनों की वजह से पानी की आज की डेट में स्कैर्सिटी हो रही है, यानी कि कमी हो रही है। ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। तो हमारा जो पानी का सोर्स है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है?
पहला है सरफेस वाटर, दूसरा है ग्राउंड वाटर, तीसरा है रेन वाटर, चौथा है डिसैलिनेशन। सरफेस वाटर जो है वो होता है रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर और पॉन्ड्स के अंदर। ग्राउंड वाटर यानी कि जो पानी हम कुओं से निकालते हैं, बोरवेल से निकालते हैं, अंडरग्राउंड रिजर्वोयर से निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर होता है। रेन वाटर वो है जो कि कलेक्ट कलेक्ट करते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, यानी कि जो पानी बारिश से पृथ्वी पर गिरता है हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक। डिसैलिनेशन भी एक सोर्स है पानी का, जिसमें कि हम सी वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। और ऐसा पानी कौन कौन से रीजन्स में पिया जाता है? ड्राई रीजन्स में, जैसे कि दुबई। कंसर्न क्या है इसके ऊपर कि हम ओवर यूज और पॉल्यूशन जो हो रहा है पानी का, उससे ये सारी सोर्सेज जो हैं वो भी अनसेफ और इनसफिशिएंट होते जा रही हैं। इसी चीज हम पढ़ने वाले थे, वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट्स। तो क्लीन वाटर कलरलेस होता है, मतलब वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पीने वाला लाइक जो पानी होता है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो क्लीन वाटर जो है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और फ्री होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। लेकिन पॉल्यूशन आज की डेट में इतना हो रहा है इंडस्ट्रीज के थ्रू, सीवेज के थ्रू या केमिकल के थ्रू, जो कि इस पानी को कंटेमिनेट कर रहा है। तो दो क्वालिटी होती है पानी की, एक होती है गुड क्वालिटी वाटर, एक होता है पुअर क्वालिटी वाटर। गुड क्वालिटी वाटर वो होता है जो कि सेफ होता है पीने के लिए, जो कि हम यूज करते हैं अपनी एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। पुअर क्वालिटी वाटर वो पानी है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, इसके अंदर कंटेमिनेशन हो चुका है केमिकल्स का, जिसकी वजह से डिसीज हो सकते हैं। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, फिल्ट्रेशन को हमको अपनाना होगा, पोल्यूशन रिड्यूस करनी होगी। ठीक। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम समझेंगे वाटर बॉर्न और वाटर इंड्यूस डिसीजेस क्या होते हैं। वाटर बॉर्न और वाटर इंड्यूस डिसीजेस वो होते हैं जो कि हमको डार्टी पानी की वजह से आते हैं। गंदे पानी से वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं। अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं तो हमको वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जाते हैं। और अगर हमारे आसपास कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा हो चुका है, ठीक है, तो उससे हमको वाटर इंड्यूस डिसीजेस हो जाते हैं। वाटर बॉर्न डिसीज यानी कि जो कि स्प्रेड होते हैं कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से। तो कई तरीके के डिसीज हैं, हम दो तीन पढ़ लेते हैं। पहला है कोलेरा, जो कि एक डायरिया का ही फॉर्म होता है, जो कि होता है पॉल्यूटेड वाटर के अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंस से। ठीक। दूसरा है टाइफाइड, यानी कि ये हाई फीवर होता है जो कि हमको या भी लोगों को हो जाता है सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से गंदे पानी पीने से। फिर है हेपेटाइटिस ई, जो कि लिवर का इन्फेक्शन होता है। ये भी गंदा पानी पीने से ही होता है, क्योंकि गंदे पानी के अंदर वायरसेस आ जाते हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस की। तो ये वो डिसीजेस होते हैं जो कि पानी के इकट्ठा होने से कॉज हो रहे हैं, पीने से नहीं, इकट्ठा होने से। पहला है मलेरिया और डेंगू, जो कि स्प्रेड होता है क्योंकि मॉस्किटोज जो होते हैं वो इकट्ठे जहाँ पानी हो जाता है उसके अंदर ब्रीड करते हैं। दूसरा है लेप्टोस्पिरियोसिस, ये इन्फेक्शन होता है जो कि कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर से आता है। ठीक है। अब इन दोनों से कैसे बचा जा सकता है? तो हमको बॉइल्ड पानी पीना क्या डालनी चाहिए, फिल्टर वाटर यूज करना चाहिए, हमको स्टेगनेंट वाटर अवॉइड करना चाहिए अपने आसपास, और प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो हमको वाटर बॉर्न और वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस नहीं होंगे। अब टॉपिक है कि वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। वाटर कंजर्वेशन मतलब हम पानी का वाइजली यूज करें, उसका वेस्टेज कम से कम करें, जिससे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके पास इनकी काफ़ी मात्रा हो। जहाँ हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर लिमिटेड है, इसीलिए ज़रूरत है आज की डेट में कि हमको इससे बचाना होगा, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से, और डेली लाइफ में। ठीक है। इसी चीज़ को, पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे वाटर कंजर्वेशन। कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं वाटर को कंजर्व करने के डिफरेंट सेक्टर्स में? पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कैसे पानी कंजर्व कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे होते हैं कूलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम पानी को सेव करना चाहते हैं तो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रिसाइकलिंग और रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर फोकस करना होगा। यानी कि वो जो पानी यूज़ करते हैं उसको पहले ट्रीट करें और दोबारा से रीयूज करें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। न्यू फ्रेश वाटर ना लें। ठीक है। उनको वाटर एफिशिएंट मशीनरी लगानी होगी, यानी कि मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करना होगा जिनमें कि पानी की जो मात्रा या यूज़ जो होता है वो कम होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एनकरेज करना होगा, जिससे कि वो लोग रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए।
फोर्थ है, उनको वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करना होगा, यानी कि जो उनका वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करना होगा बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स। इसका एग्जांपल है कोका कोला फैक्ट्रीज जो हैं भारत के अंदर, वो यूज करती हैं वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स को पानी के वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? एग्रीकल्चर जो होता है वो 70% फ्रेश वाटर को कंज्यूम करता है, इसीलिए आज की डेट में एफिशिएंट फार्मिंग जरूरी है। एफिशिएंट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन को अप्लाई करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अप्लाई करके, मल्चिंग अप्लाई करके और ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स को ग्रो करके। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं? बूंद बूंद करके पानी जड़ में गिरता है, उसका ओवर यूज नहीं होता। ड्रिप इरिगेशन में जो पानी है वो डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स में लगता है, जिससे कि वेस्ट जो है रिड्यूस हो जाता है। दूसरा जो हम मेथड यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी को कंजर्व करने के लिए, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो रेन वाटर है उसको हम स्टोर कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। तीसरी टेक्निक है मल्चिंग, यानी कि हमको सॉइल जो है उसको हम कवर कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर, ताकि वाटर का इवापोरेशन कम हो। ठीक है, हमको ऐसे ऐसी क्रॉप्स लगानी होंगी जिनके अंदर पानी की जो यूसेज है वो कम से कम हो, इसकी वजह से पानी बच सकता है। इसका एग्जांपल है कि इजराइल के अंदर जो फार्मर्स हैं वो ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं पानी की बचत के लिए। तीसरा डोमेस्टिक सेक्टर में हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो हमारी जो घर होते हैं उनमें लीटर्स ऑफ वाटर डेली जो है वो वेस्ट होता है, धोने, कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए, बाथिंग के लिए, तो वो हमें चेंज करना होगा। ठीक है, हमारे घरों में लीक्स हो रहे होते हैं पानी के, तो उनको फिक्स करने होंगे, हमको वाटर सेविंग टैप्स लगानी होंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक ड्रिपिंग टैप जो होती है वो वेस्ट करती है थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ईयरली। हमको अ, आग डालनी हुई कहीं पे, हमने अगर टैप खुली हुई छोड़ दिया तो उसको तुरंत बंद करना है। इसकी वजह से हम 6 लीटर पानी पर मिनट बचा सकते हैं। हमको लो फ्लोर टॉयलेट्स जो हैं या शावर जो हैं वो इंस्टॉल करने होंगे, यानी कि वाटर यूज जो है बाथरूम से वो भी रिड्यूस करना होगा। हमको वाटर के रीयूज के ऊपर फोकस करना होगा हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में या अपने घरों में। यानी कि जो बचा हुआ पानी है उसको हमें वॉशिंग, वेजीज फॉर प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि सिंगापुर जो है, सिंगापुर वो यूज करता है स्मार्ट वाटर मीटर्स को, ताकि वो ट्रैक कर पाए हाउस होल्ड वाटर के यूज को और वेस्ट के रिड्यूस कर पाए वेस्ट को। ठीक। फोर्थ है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, यानी कि हम कलेक्ट और स्टोर करें बारिश के पानी को फ्यूचर यूज के लिए। उस बारिश के पानी को हम यूज कर सकते हैं गार्डनिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करते हैं तो हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं उनको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है चेन्नई, इंडिया के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है बिल्डिंग्स के अंदर। अब जरूरत क्या है पानी को कंजर्व करने की? तो फ्रेश वाटर खत्म होता जा रहा है ड्यू टू ओवर यूज एंड पॉपुलेशन या पॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा ड्रॉट्स हो रहे हैं, ड्रॉट्स मतलब सूखे पड़ रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल्स के पास एक्सेस नहीं है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का, इसीलिए आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को कंजर्व करें। अगर हम आज पानी बचाएंगे तो हमारे पास एक बेटर फ्यूचर होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रॉब्लम्स क्या है ड्रिंकिंग वाटर में, उसके कॉजेज क्या हैं, उसका इफेक्ट्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो फ्लोराइड और आर्सेनिक जो है वो नेचुरली ऑकरिंग कंटेमिनेंट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर आ जाते हैं और ये ग्राउंड वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो फ्लोराइड जो है हालांकि स्मॉल क्वांटिटीज में हमारी बॉडीज के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर एक्सेसिव लेवल हो जाता है पानी के अंदर फ्लोराइड का या आर्सेनिक का तो उससे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं फ्लोराइड्स और आर्सेनिक? ये कंटेमिनेंट्स हैं। कंटेमिनेंट्स मतलब पानी के अंदर कुछ विशुद्धियां। तो ये विशुद्धियां यानी कि कंटेमिनेंट्स जो हैं ये कॉमनली पाए जाते हैं काफी सारे रीजन्स में, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, चाइना के अंदर और कुछ पार्ट्स ऑफ द यूएसए के अंदर। अब हम समझेंगे कि फ्लोराइड प्रॉब्लम क्या है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। फ्लोराइड पानी के अंदर कैसे घुसता है हम वो समझते हैं। फ्लोराइड जो है पानी के अंदर जाता है थ्रू नेचुरल रॉक इरोशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। फ्लोराइड पानी के अंदर जाता है नेचुरल रॉक्स के इरोजन से, इंडस्ट्रीज के वेस्ट से और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से। जब ये पानी के साथ मिल जाता है तो फ्लोराइड वहां पे बनता है।
सेफ लिमिट क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर पानी के अंदर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम फ्लोराइड है तो वो सेफ लिमिट है। अब बात करते हैं अफेक्टेड रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पे फ्लोराइड प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। वो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर यानी कि पीने वाले पानी के अंदर फ्लोराइड आता है। अब फ्लोराइड पानी में आ गया और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे बॉडी के ऊपर? तो एक्सेसिव फ्लोराइड यानी कि फ्लोरोसिस से डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आती हैं। डेंटल फ्लोरोसिस मतलब अगर पानी के अंदर ज्यादा फ्लोराइड होगा तो हमारे डेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ेगा, यानी कि हमारे पास येलो और ब्राउन स्ट्रेन्स हो जाएंगे टीथ के ऊपर, इसकी वजह से ब्रिटलनेस हो जाएगी। स्केलेटल फ्लोरोसिस से क्या होगा कि हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, जॉइंट पेन्स होंगे, डिफॉर्म्ड होंगे। इसीलिए इन एरियाज के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर जल्दी से जल्दी क्या आता है, जॉइंट पेन्स होने लगते हैं। अगला है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, यानी कि आईक्यू लो हो जाएगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स होंगी, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टीज आने लगेंगी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स मतलब स्टमक में पेन रहना या नोजिया हो जाना। तो ये फ्लोराइड प्रॉब्लम्स हैं ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। सोर्सेज क्या है फ्लोराइड कंटेमिनेशन के? तो दो टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सोर्सेज, एक होते हैं ह्यूमन मेड सोर्सेज। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज के अंदर आते हैं फ्लोराइड रिच रॉक्स और मिनरल्स जो कि डिजोल्व हो जाते हैं ग्राउंड वाटर के साथ। अगले हैं वॉल्केनिक इरोप्शन जो कि फ्लोराइड रिलीज करते हैं एयर और वाटर के अंदर। बात करें ह्यूमन मेड सोर्सेज की तो ह्यूमन मेड सोर्सेज में मेजरली आता है फॉस्फेट फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट और कोयले का बर्न करना। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स जब हम लगाते हैं अपने खेतों में तो वो पूरे के पूरे जो फार्म के अंदर पानी हम लगाते हैं तो उससे पूरा का पूरा पानी पॉल्यूट हो जाता है और वो ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो फ्लोराइड से कंटामिनेट हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, ये इंडस्ट्रीज जो हैं इनसे भी फ्लोराइड बहुत ज़्यादा निकलता है। कोल भी रिलीज करता है फ्लोराइड को एटमॉस्फेयर में और धीरे धीरे वो फिर वाटर बॉडीज के अंदर आता है रेन के थ्रू। तो फ्लोराइड अफेक्टेड एरियाज कौन कौन सी है इंडिया के अंदर? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। अब बात करते हैं कैसे रिमूव कर सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। पहला है नलगोंडा प्रोसेस जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है भारत के अंदर। इसमें हम अमोनियम सल्फेट यानी कि एलम का यूज़ करते हैं और लाइम का यूज़ करते हैं फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए पानी से। ये सिंपल और एक लो कॉस्ट मेथड है जो कि रूरल एरियाज के अंदर वाइडली यूज़ किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करता है कम्युनिटी लेवल वाटर ट्रीटमेंट में रेदर देन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, यानी कि हम घर में इससे नहीं कर रहे होते हैं लेकिन जहाँ पे कुछ कम्युनिटी रह रही होती है वहाँ पे हम जो वाटर टैंक्स होते हैं उनमें नालगोंडा प्रोसेस का यूज़ करते हैं। दूसरा है एक्टिवेटेड एल्यूमिना फिल्ट्रेशन, यानी कि इसके अंदर क्या करा किया जाता है, इसमें पानी से फ्लोराइड को एल्यूमिना जो है वो निकाल देता है। ठीक है, अगला है रिवर्स ऑस्मोसिस जो कि हाईली एफिशिएंट की फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो कि फ्लोराइड को रिमूव करता है और बाकी सारे कंटेमिनेंट्स को भी रिमूव कर देता है। अगला है इलेक्ट्रोकोगुलेशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं फ्लोराइड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए पानी से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है नालगोंडा प्रोसेस, इसको हम पढ़ने वाले हैं। नालगोंडा प्रोसेस क्या है? नालगोंडा प्रोसेस एक लो कॉस्ट इफेक्टिव और वाइडली यूज मेथड है फ्लोराइड को रिमूव करने का पानी से, ड्रिंकिंग वाटर से। इसको नालगोंडा नाम कब दिया था? तो नालगोंडा एक डिस्ट्रिक्ट था तेलंगाना में, तो तेलंगाना के अंदर ये पहली बार मेथड बना था और पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था, इसीलिए इसका नाम नालगोंडा प्रोसेस रख दिया गया है। ये जो प्रोसेस है फ्लोराइड को रिमूव करने का ड्रिंकिंग वाटर से, ये स्पेशली यूजफुल है रूरल और स्मॉल कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स के अंदर क्योंकि इसके लिए कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स या हाई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं फ्लोराइड रिमूवल के नालगोंडा प्रोसेस में? पहला स्टेप है केमिकल एडिशन का, यानी कि इस स्टेप में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि एलम और लाइम यानी कि CaOH2 को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाते हैं फ्लोराइड कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर। यानी कि हमारे पास ये वाटर टैंक होगा, उसके अंदर हम एल्यूमिनियम सल्फेट डालेंगे, फिर CaOH2 डालेंगे यानी कि लाइम डालेंगे, उसके बाद इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे। ठीक, दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे, हम इनको मिक्स करेंगे सही से।
इनको सही से इसके पानी के अंदर मिक्स करेंगे, यानी कि हम स्टिर करेंगे पानी के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट को, लाइम को, ब्लीचिंग पाउडर को, और एल्यूमिनियम जो होगा वो बाइंड कर जाएगा फ्लोराइड के साथ और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और लाइम जो है इस पानी का पीएच बैलेंस करके रखेगा। तीसरा प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन, यानी कि जब हमने ये पूरे पानी को सही से घोल दिया है, पूरी एल्यूमिनियम सल्फेट को, लाइम को, ब्लीचिंग पाउडर को जब हमसे घोल देते हैं, तो उस पानी को 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जो फ्लोराइड के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जम जाते हैं पानी के। ठीक, जैसे ये पानी है, तो यहाँ पे जो फ्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे इस पानी के अंदर, ठीक है, जो पानी है इस पानी के अंदर फ्लोराइड के पार्टिकल्स यहाँ नीचे जम जाएंगे इस एरिया में, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसके बाद फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ये जो हमारे पास सेडिमेंटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको यहीं पे रखा जाएगा और क्लीन वाटर जो है उसको निकाला जाएगा। फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं हम, क्लीन वाटर को सैंड फिल्टर या क्लोथ के थ्रू निकाल लेते हैं और इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं इफ नीडेड। उसके बाद जब हमारा सेफ वाटर कलेक्शन हो जाता है तो फ्लोराइड फ्री वाटर जो है वो रेडी हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक, आई होप समझ के आ गया होगा आपको। अब है आर्सेनिक प्रॉब्लम क्या है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। तो आर्सेनिक कंटेमिनेशन जो होता है वो होता है ड्यू टू नेचुरल अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड ओवर यूज ऑफ डीप ट्यूबवेल्स। आर्सेनिक कंटेमिनेशन होता है नेचुरल अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की वजह से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से और डीप ट्यूबवेल्स के ओवर यूज की वजह से आर्सेनिक कंटेमिनेशन होता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। आर्सेनिक का सेफ लिमिट माना जाता है जब 0.01 मिलीग्राम होता है आर्सेनिक पर लीटर पानी के अंदर। ठीक, अफेक्टेड रीजन्स कौन कौन से भारत के अंदर, तो आर्सेनिक प्रॉब्लम से अफेक्टेड रीजन्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़। हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं आर्सेनिक के, आर्सेनिक की वजह से स्किन डिसीज हो जाते हैं, जैसे कि डार्क स्पॉट्स होना, ठीक, स्किन हो जाना, अल्सर हो जाना। आर्सेनिक की वजह से कैंसर हो जाता है। अगर आर्सेनिक जब से कंटेमिनेटेड पानी अगर लोग पीते हैं तो इनके लंग कैंसर के चांसेस, ब्लैडर कैंसर के चांसेस, स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिवर और किडनी डैमेज हो जाती है लोगों की, डेवलपमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है अगर आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड पानी लोग पीते हैं तो। अब बात करते हैं आर्सेनिक रिमूवल मेथड्स की। तो हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं। पहला है आयरन बेस्ड फिल्टर्स, यानी कि इसमें आयरन को रिएक्ट करवाते हैं आर्सेनिक के साथ, उसको इनसॉल्युबल बनाते हैं और फिर उसको रिमूव करते हैं। दूसरा है एक्टिवेटेड कार्बन एंड सॉल्ट फिल्ट्रेशन मेथड, जिसमें कि हम आर्सेनिक पार्टिकल्स को ट्रैप करवाते हैं और वाटर सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि इसमें हम इफेक्टिवली रिमूव करते हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड को। फोर्थ है कोएगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, यानी कि इसमें हम केमिकल जैसे कि सिलम हो गया या एलम हो गया या फेरिक क्लोराइड हो गया, इसको यूज करते हैं आर्सेनिक को बाइंड करने के लिए। जैसे हम पीछे हमने नलगोंडा प्रोसेस पढ़ा था, उसी तरीके से कोएगुलेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है। एक होता है सिडरेट एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, ये एक रिसेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम सिडरेट यानी कि आयरन कार्बोनेट का यूज करते हैं आर्सेनिक को अब्जॉर्ब करने के लिए पानी से। तो ये मेथड से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स की बात करें तो नोट्स के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। अगर चाहिए तो आप एक बार व्हाट्सएप चैनल है मेरा, वहाँ पे जाके बता दीजिएगा मुझे ये यूनिट का नोट्स चाहिए। ठीक, अगला है सोर्सेज क्या है आर्सेनिक कंटेमिनेशन के। तो 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, दोनों ही के थे। इसके हैं नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में आता है आर्सेनिक रिच रॉक्स एंड सॉइल और थर्मल स्प्रिंग्स। आर्सेनिक रिच रॉक्स और सॉइल जो हैं उसकी जब इरोजन होता है, उनका जब आर्सेनिक रिच रॉक्स का इरोजन होता है तो वहां से आर्सेनिक जो होता है वो रिलीज हो जाता है ग्राउंड वाटर में और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है। सॉरी। थर्मल स्प्रिंग्स में क्या होता है कि कुछ हॉट स्प्रिंग्स जो हैं उनके अंदर आर्सेनिक होता है ड्यू टू जियोथर्मल एक्टिविटी। अब बात करें ह्यूमन मेड सोर्सेज की, तो माइनिंग और स्मेल्टिंग से आर्सेनिक रिलीज हो जाता है ग्राउंड वाटर में, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो गोल्ड, कॉपर और कोल माइन से निकलता है। ठीक, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड जो हम यूज करते हैं हमारे खेती बाड़ी करने के लिए, वो भी सॉइल के अंदर चला जाता है, जिससे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, अनरेगुलेटेड डीप ट्यूबवेल्स की वजह से कैसे होता है वो समझते हैं। तो ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं जब हम ग्राउंड वाटर का, तो उससे जो आर्सेनिक रिच सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं आर्सेनिक कंटेमिनेशन से,
तो वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, भारत के अंदर। ठीक। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है और अवेयरनेस क्या है जो हम इस क्षेत्र में कर सकते हैं इन दोनों प्रॉब्लम से जूझने के लिए, इन दोनों प्रॉब्लम से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो वो है, हमको वाटर टेस्टिंग रेगुलर करनी होगी, यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना होगा कंटेमिनेशन रेगुलरली, और जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। दूसरा, हमको सेफ फिल्ट्रेशन सिस्टम्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि आरओ फिल्टर्स हो गए, एक्टिवेटेड एल्यूमिना फिल्टर्स हो गए, या आयरन बेस्ड फिल्टर्स हो गए। इनको हमें यूज करना होगा पानी से ऐसे जो कंटेमिनेंट्स को निकालने के लिए। हमको फोकस करना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, यानी कि रेड्यूस करनी होगी डिपेंडेंस कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर के ऊपर की। हम गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेगी है, जैसे कि जल जीवन मिशन चलाया है भारत ने, जिसमें भारत में जो स्कीम है भारत गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन, उसका एम है सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, सारे रूरल हाउस होल्ड्स को बाई 2024। ये जल जीवन मिशन था और चल भी रहा है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करने होंगे ताकि जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल लोग हैं, वो सब एजुकेट हो सके, उनको सबको सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके वाटर सेफ्टी के बारे में और प्यूरिफिकेशन मेथड्स के बारे में। तो इस तरीके से हम कंटेमिनेशन से हेल्थ इफेक्ट्स जो हो रहे हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है। तो मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट के ऊपर मिलते हैं, और इनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इनको धरती से निकाला जाता है और इनको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और डेली लाइफ में। हमारे पास तीन टाइप्स के मिनरल्स होते हैं बेसिकली। एक होते हैं मेटेलिक, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक, तीसरे होते हैं एनर्जी मिनरल्स। ठीक। मेटेलिक मिनरल्स यानी कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। तो मिनरल रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं और जिनको धरती को खोद के निकाला जाता है। ठीक। तो मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन, मीका, ग्रेफाइट, जिप्सम। एनर्जी मिनरल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्रीज की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। अब मिनरल इस एक्सट्रैक्शन का इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके बारे में बात करें। हालांकि मिनरल्स जो हैं वो यूजफुल हैं ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए, लेकिन जब इनका हम एक्सेसिव माइनिंग कर लेते हैं, जरूरत से ज़्यादा इनको खोद लेते हैं, उससे एनवायरनमेंट के ऊपर हार्म होता है, एनवायरनमेंट को दिक्कत होती है। तो डिफोरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, यानी कि माइनिंग से हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और जो हमारा लैंड है उसको हम बैरन बना लेते हैं। ठीक, बैरन लैंड मतलब सूखी लैंड जहाँ पे कुछ वेजिटेशन ना हो सके, खाली लैंड कर देते हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से। दूसरा है मिनरल एक्सट्रैक्शन की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स और हैवी मटेरियल्स जो हैं वो कंटेमिनेट करते हैं रिवर और ग्राउंड वाटर को। एयर पोल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि डस्ट और एमिशंस जो कि माइनिंग ऑपरेशन से होता है उससे एयर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है मिनरल एक्सट्रैक्शन से, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, जिससे कि सारे के सारे स्पीशीज डिक्लाइन हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज के अंदर भी मिनरल एक्सट्रैक्शन से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि माइनिंग और फॉसिल फ्यूल्स के बढ़ने से CO2 लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? झारखंड के अंदर कोल माइनिंग की वजह से मासिव डिफोरेस्टेशन हुआ है और रिवर पॉल्यूशन हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि जब हम कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाएंगे, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ पे कहीं पे भी माइनिंग इंडस्ट्रीज होंगी, तो वहाँ पे पानी का भी यूज होगा, और ये जो पानी है उसका यूज करने के बाद जब वो गंदा हो जाता है तो उसको वापस से रिवर्स में डाल देते हैं लोग, ये या माइनिंग वाले। इससे कि रिवर्स भी दूषित हो रहा है, एयर भी दूषित हो रही है, लैंड दूषित हो ही रही है, इसके साथ साथ यहाँ की जो इकोसिस्टम था वो भी पूरा डिसबैलेंस हो जा रहा है। ठीक। अब हमको मिनरल के कंजर्वेशन की जरूरत क्या है? ठीक है। तो मिनरल्स की कंजर्वेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि मिनरल्स को हजारों लाखों साल लग जाते हैं बनने में धरती के अंदर, और हम इनको रैपिडली एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। दूसरा, हाई डिमांड है, हम ओवर यूज कर रहे हैं मिनरल्स का, नेचुरल रिसोर्सेज का, जिससे कि आने वाले टाइम में उनकी स्कैरसिटी हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी और उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए हमको ज़रूरत है आज की डेट में मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, क्योंकि माइनिंग से इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, पानी पॉल्यूट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
अगर हमको सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए तो कंजर्वेशन के थ्रू ही हम एंश्योर कर पाएंगे कि जो मिनरल्स हैं हमारे, वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी लास्ट कर पाएँ, लॉन्गर लास्ट कर पाएँ। तो अब कौन-कौन से स्टेप्स ले सकते हैं हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए? तो पहला है, हमको सस्टेनेबल माइनिंग के ऊपर फोकस करना होगा, यानी कि हमको इको फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स को यूज़ करना होगा, डैमेज को रिड्यूस करने के लिए। हमको रिसाइक्लिंग और रीयूज़ के ऊपर फोकस करना होगा, यानी कि हम रिकवर करेंगे मेटल्स को ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से, व्हीकल से और बिल्डिंग्स से, और उनको फिर से रीयूज़ करेंगे। हमको वेस्टेज रिड्यूस करना होगा, यानी कि हमको मिनरल्स को एफिशिएंटली अपनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना होगा, ताकि उनका अननेसेसरी लॉस ना हो। हमको अल्टरनेटिव्स फाइंड करने होंगे मिनरल रिसोर्सेज के, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल और रिन्यूएबल मटेरियल्स का यूज़ करना होगा इंस्टेड ऑफ मिनरल्स। हमको रिहेबिलिटेशन ऑफ माइन लेंथ करना होगा, यानी कि हमको रिस्टोर करने होंगे वो डैमेज्ड एरिया जो कि डैमेज हो चुके हैं माइन की वजह से, माइनिंग की वजह से, ठीक है? वहाँ पे हमको ट्रीज़ प्लांट करने होंगे, रीयूज़ करना होगा लैंड को, और इस क्षेत्र में एनवायरमेंटल लॉज जो हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। देन गवर्नमेंट को ऐसे लॉज और रेगुलेशंस एनफोर्स करने चाहिए, ताकि जो माइनिंग का इम्पैक्ट है वो कंट्रोल किया जा सके। सो इतना आप समझ गए। अगला है मटेरियल साइकिल क्या होता है? तो मटेरियल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर वो मूव करते हैं हवा, पानी, सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ये पूरी एक साइकिल होती है कि पहले हवा में जाएगा, फिर पानी के थ्रू नीचे आएगा, सॉइल में जाएगा, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू दोबारा से एयर में जाएगा। ठीक है, तो ये मटेरियल साइकिल है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक। अब मटेरियल साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके थ्रू इकोलॉजिकल सिस्टम जो है या इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है। ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को, इसीलिए मटेरियल साइकिल ज़रूरी है। मटेरियल साइकिल के थ्रू वेस्ट और पोल्यूटेंट्स नेचुरली रिमूव हो जाते हैं इकोसिस्टम से। तो सारे साइकिल्स के अंदर से कार्बन साइकिल सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है लाइफ के लिए। तो हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन साइकिल को अर्थ ब्रीथिंग सिस्टम भी बोला जाता है। कार्बन साइकिल जो है वो कंट्रोल करती है कार्बन के मूवमेंट को बिटवीन एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सारे लिविंग बींग्स जो हैं, यानी कि हम भी, जितने भी इस धरती पर लिविंग बींग्स हैं, वो सब कार्बन से बने हुए हैं। तो इसीलिए ये जो साइकिल है इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। अब ह्यूमन की एक्टिविटीज ने कैसे कार्बन साइकिल को अफेक्ट कर रखा है? ह्यूमंस की वजह से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स हम ह्यूमंस बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं हवा के अंदर, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। डिफोरेस्टेशन भी कार्बन साइकिल की वजह से हो रहा है, क्योंकि कम ट्रीज हैं तो लेस CO2 एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से भी कार्बन साइकिल अफेक्ट हो रही है, क्योंकि फैक्ट्रीज जो हैं वो मासिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। एक्सेसिव CO2 हो चुका है ओशियंस के अंदर, जिसकी वजह से सी वाटर एसिडिक होता जा रहा है, और उससे मैरीन लाइफ जो है वो हार्म हो रही है। अब स्टेप्स क्या होते हैं कार्बन साइकिल के अंदर? तो पहला स्टेप होता है कार्बन के एब्जॉर्प्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से, और उसको कन्वर्ट करते हैं फूड में यूजिंग सनलाइट, जो कि इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो कार्बन है वो स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर। दूसरा स्टेप होता है कार्बन साइकिल का कार्बन ट्रांसफर, यानी कि फूड चेन। अब हर्बीवोर जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, और कार्बन उनकी बॉडीज में चला जाता है खाने के तौर पर। फिर कार्निवोर्स खा जाते हैं हर्बीवोर्स को, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स का जो कार्बन है वो चला जाता है कार्निवोर्स में, और इस तरीके से कार्बन पास होता रहता है फूड चेन के अंदर। तीसरा है कार्बन रिलीज, यानी कि रेस्पिरेशन। तो एनिमल्स और ह्यूमन जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं सांस लेते में। जैसे हम सांस अंदर लेंगे तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और हम सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स जो हैं वो भी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात में, और जब वो रेस्पायर कर रहे होते हैं तो ये कार्बन रिलीज होता है। फोर्थ प्रोसेस जो होता है कार्बन साइकिल में होता है कार्बन का स्टोरेज, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स। तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं, सालों के लिए पृथ्वी के अंदर जब दबे रह जाते हैं, तो कार्बन स्टोर हो जाता है अंडरग्राउंड में, और वो बाद में कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की फॉर्म में बन जाता है। तो ये जो स्टोर्ड कार्बन है ये रिमेन करता है पृथ्वी के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। फिर होता है कार्बन एमिशन, यानी कि फ्यूल्स को बर्न करना। जब हम इन फ्यूचर फ्यूल्स को निकालते हैं धरती के अंदर से, तो जब इनको जलाते हैं तो उससे CO2 वापस से एयर के अंदर चला जाता है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो जाती हैं, और डिफोरेस्टेशन रेड्यूस करता है CO2 के एब्जॉर्प्शन को, इसकी वजह से प्रॉब्लम वर्स हो जाती है। तो ये पूरा साइकिल है कार्बन का।
और अब कैसे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं? रिस्टोर करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने होंगे, जिससे कि जो फॉरेस्ट है वो CO2 को नेचुरली एब्जॉर्ब कर पाए। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना होगा, जैसे कि सोलार, विंड, हाइड्रो पावर। इसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो पाएंगे। हमको फॉसिल फ्यूल का यूज़ जो है वो रिड्यूस करना होगा, यानी कि हमको स्विच करना होगा इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशंस के ऊपर। और हमको एनर्जी सेव करनी होगी, यानी कि लाइट्स को हमें टर्न ऑफ करेंगे जब जब ज़रूरत नहीं होगी। हमको इको फ्रेंडली गैजेट्स का यूज़ करना होगा, ठीक है? इससे कार्बन साइकिल सही तरीके से चलती रहेगी। तो कार्बन साइकिल का डायग्राम है कि सबसे पहले तो कार्बन साइकिल कैसे आती है, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस जो है प्रोड्यूसर्स, ये पेड़ क्या कर रहा है? पेड़ सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाता है, और कार्बन की तरह ये खाना स्टोर होता है इसके अंदर। फिर इस खाने को कौन खा रहा है? एनिमल खा रहा है, ये वाला गाय खाती है, ठीक है? गाय जब एक्सपायर हो जाती है तो उस वो डिकम्पोज हो रही होती है, उससे फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। इन फॉसिल फ्यूल्स को वापस निकाला जाता है, फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, और इन फैक्ट्रीज के थ्रू ही वापस कार्बन काम हो जाती है एटमॉस्फेयर के ऊपर। और ये पूरी एक साइकिल है, ठीक? आई होप समझ गए होंगे। डायग्राम जरूर बना के आइएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट मैं थोड़ी देर में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।